नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। मैं विनय सिंह तेजस आईएएस एकेडमी के इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। और एक आज अपने कहा जाता है कि असाधारण लोग एक असाधारण सभ्यता को विकसित किया था। उसी विकसित अवस्था का एक झांकी प्रस्तुत करूंगा जिसको हम लोथल के नाम से जानते हैं। और यह लोथल जो था उस समय का सी पोर्ट था, जो हम अदर सिविलाइजेशंस को जलीय मार्ग के द्वारा हम निर्यात करते थे। और यह मुख्यतः मेसोपोटामियन, इजिप्टियन और चाइनीज, बेबीलोनियन, ये जितनी भी उस समय की कंटेम्प्रेरी यानी समकालीन सभ्यताएं थी, उसके विषय में आज हम लोग स्टडी करेंगे। अगर जिस स्टूडेंट को यूपीएससी सीएससी 2000 अगर हम 22 की अगर बात करें, फाउंडेशन बैच 1 जुलाई को शुरू हो रहा है। ऑलरेडी मैथमेटिक्स फॉर ऑल क्लासेज चल रहे हैं। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं इस डीएनए आरएनए की श्रृंखला में। आप देख सकते हैं जिसको हम लोग कहेंगे, ध्यान देना, जिसको हम लोग कहते हैं राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर लोथल, यानी नेशनल मेराइन हेरिटेज कॉम्प्लेक्स लोथल। और ये ध्यान देना, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का लोथल है और आज का ये जो है ये आज का लोथल है। यानी आज से हम कहा जाए कि 2500 बीसी का ये लोथल है और ये 2021 का लोथल है। कहने का मतलब ये है कि आज इस लोथल की हम बात करेंगे और इस लोथल की हम कहानी सुनेंगे। क्लियर है? और इसी के आधार पर आज हम डिटेल स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लोथल की। और लोथल से पहले हम जानते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये है इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया। और इसी के आधार पर आप देख सकते हो कि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये आप देख रहे हो फिगर, ये जो पार्ट जो है ये हमारा क्या हो गया है, ये हमारा जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये पुरातात्विक खनन यानी आर्कियोलॉजिकल सोर्स के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो विस्तार था वो मुख्यतः इन्हीं क्षेत्रों में था। और इसी क्षेत्रों के आधार पर अगर हम बात कर लें तो यह, अगर बात कर लें इंडस वैली सिविलाइजेशन की, आईवीसी की, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो आप ध्यान देना, यह बात अगर देख लें कि आईवीसी का जो नॉर्दर्न पोजीशन जो था, वो नॉर्दर्न पोजीशन यानी इसका जो नॉर्दर्न पोजीशन का जो एक्सटेंशन था वो बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर में था। जम्मू कश्मीर में एक प्लेस है मांडा, तो यह मांडा था। और मांडा जो है चिनाब नदी के किनारे बसा हुआ है। ये कहां बसा हुआ है? चिनाब नदी के। उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं दैमाबाद, और दैमाबाद जो आज के डेट में महाराष्ट्र में है और ये गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है। उसी तरीके से हम मेरठ में एक प्लेस है आलमगीरपुर, इसको हम लोग कहते हैं आलमगीरपुर, और यह आलमगीरपुर मेरठ में है और मेरठ जो है यूपी में है। और उसी तरीके से ये अगर हम बात करते हैं, यहाँ बलूचिस्तान की बात करते हैं या सुतकंडोर की बात करते हैं, सुतकंडोर की बात करते हैं, और सुतकंडोर जो है वो आप देखेंगे दास्त नदी के किनारे स्थित है। और आलमगीरपुर जो है वो हिंडन नदी के किनारे स्थित है। तो जनरली जो एक्सटेंशन जो था वो बेसिकली ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का विस्तार इस तरीके से था। और इसी विस्तार के आधार पर हम कह सकते हैं
कि उसके प्रमुख जो साइट्स हैं, जैसे ये इंडस वैली के किनारे बसा हुआ था, हड़प्पा के किनारे, यानी इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं क्योंकि हड़प्पा में ही इसकी पहली खुदाई हुई थी और इस सिविलाइजेशन की पहली कड़ी जो है वो इस हड़प्पा से ही हम लोग जानते हैं। तो इंडस वैली सिविलाइजेशंस की जब हम बात करते हैं, ये हड़प्पन सिविलाइजेशंस की बात करते हैं, तो हमारा ये इस तरीके से एक्सटेंशन की बात करते हैं। उसमें आप ध्यान देना कि उसमें एक प्लेस था लोथल, जो आज हम उसके विषय में देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता। और सिंधु घाटी सभ्यता की अगर हम बात कर लें तो ध्यान से समझना, यह मुख्यतः प्रचलित सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 250 बीसी में साउथ, ये देखोगे ये साउथ एशिया के पश्चिमी भाग में, वेस्टर्न पार्ट में, समकालीन पाकिस्तान और पश्चिमी भारत में इसका विस्तार। तो आज के डेट में इंडस वैली सिविलाइजेशन का विस्तार अगर स्टडी करें तो मुख्यतः भारत और पाकिस्तान में इसका विस्तार था। सिंधु घाटी सभ्यता 4 प्राचीनतम सबसे बड़ी शहरी सभ्यताओं, उस समय की जो नगरीय सभ्यताएं थी उसमें मेसोपोटामिया की बात करते हैं, मिस्र की बात करते हैं और चीन की बात करते हैं, और चौथी जो सबसे बड़ी सभ्यता थी उसको हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। और यह सिंधु घाटी सभ्यता जो थी, ये 4 नगरीय व्यवस्थाओं में से सबसे बड़ी सिविलाइजेशन और काफी रिच सिविलाइजेशन थी। यह मुख्य रूप से एक शहरी सभ्यता थी जहां लोग सुनियोजित और बेहतर तरीके से कस्बों में रहते थे और जो व्यापार के केंद्र भी थे। यह मुख्यतः कस्बों में रहते थे और ये क्या करते थे, व्यापार भी करते थे। इसी के साथ आप देखोगे यहाँ चौड़ी सड़कें, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की प्रमुख विशेषता थी, चौड़ी सड़कें, बेहतर तरीके से विकसित जल निकासी, यानी जो ड्रेनेज सिस्टम्स जो थे, जल निकालिस के जो ड्रेनेज पैटर्न जो था वो काफी अच्छी थी। यहाँ घर जो थे पक्के ईंटों की बनी हुई थी और घरों में 2 या 2 से अधिक मंजिलें होती थी। हड़प्पा वासी अनाज उगाने की कला जानते थे, गेहूं और जौ इनके भोजन का मुख्य हिस्सा था। और ध्यान देना, ये गेहूं और जौ मुख्यतः इसके एविडेंसेज भी मिले हैं। 1500 बीसी हड़प्पा संस्कृति का अंत हो गया। लगभग आप देखोगे कि 2050 बीसी, ये कहा जाए कि 2500 बीसी से और 1000 यानी 1500 के बीच आप देखेंगे कि लगभग 1000 साल तक यह सिविलाइजेशन काफी विकसित। पतन के उत्तरदायी विभिन्न कारणों को बार बार आने वाले बाढ़ और भूकंप और अन्य प्राकृतिक, इसे कहा जाता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में नेचुरल डिजास्टर आने की वजह से इनका पतन हो गया था। और यह पतन होने का जो आधार जो था, यह मुख्यतः नेचुरल डिजास्टर थे। अब आप ध्यान देना कि इसी में से प्रमुख जो प्लेसेज हैं, उस प्लेसेज की अगर हम बात करते हैं तो उसमें हड़प्पा की बात करते हैं। हड़प्पा यानी कि यही मीन सिविलाइजेशन हड़प्पा की बात कर लेते हैं। उसके बाद मेहरगढ़ की बात करते हैं, मोहनजोदाड़ो की बात करते हैं और मेन मुख्य रूप से लोथल की बात कर लेते हैं। और यहाँ आप देखेंगे हड़प्पा की बात यहाँ कर रहे हैं, मोहनजोदाड़ो की बात कर रहे हैं, ये धौलावीरा की बात कर रहे थे। और मेन मुख्यतः आप देखेंगे कि यह, आप अगर इंडिया का मैप आप देखेंगे तो ये अरब सागर वाला पोर्शन में आप देखेंगे यहाँ ये लोथल है। और यही लोथल के विषय में आज हम लोगों को स्टडी करना है। तो अगर लोथल के विषय में अगर स्टडी करेंगे तो सबसे पहले लोथल की स्थिति को देखते हैं। तो गुजरात में स्थित प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणतम शहरों में से एक था। ध्यान देना, इसका निर्माण लगभग 2400 बीसी में हुआ था। और ये इंडियन आर्कियोलॉजिकल सर्वे यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की माने तो लोथल दुनिया का सबसे बड़ा डाकयार्ड था, यानी सी पोर्ट था, जो लोथल शहर से सिंधु और हड़प्पा और सौराष्ट्र के प्रायद्वीपों के बीच व्यापार का मार्ग साबरमती के प्राचीन मार्ग से जोड़ता था। तो ध्यान देना, लोथल एक सी पोर्ट जो था, जो सभी को कनेक्टिविटी देता था जलीय मार्ग के द्वारा। अब इसको देखोगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो साइट है,
ये ध्यान देना, ये डॉकयार्ड है और इसको सी पोर्ट, ये भोगवा नदी के किनारे। तो आपको मैं बता दूं कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है, तो भोगवा नदी के किनारे स्थित है। और इसी भोगवा नदी के किनारे दुनिया का सबसे अच्छा और सबसे वेल डिफाइंड पैटर्न पर यह सी पोर्ट था। अब प्राचीन काल में लोथल एक क्या था, संपन्न व्यापार केंद्र था, जिससे क्या होते थे, मोतियों, रत्नों और बहुमूल्य गहनों का व्यापार पश्चिम एशिया में यानी मेसोपोटामियन और इजिप्टियन सिविलाइजेशन के द्वारा सुदूर क्षेत्रों में विस्तृत था। मनके बनाने के जो कहा जाता है और धातु विज्ञान में इस शहर के लोगों को जिन तकनीकी और उपकरणों का प्रयोग किया गया वो वर्षों के बाद भी आज भी प्रयोग में लाए जाते। तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में जिस तरीके से इंस्ट्रूमेंट यूज किए गए हैं, जो टेक्नोलॉजी यूज किया गया है, जो घरों के पैटर्न आज भी ग्रामीण में आप देखेंगे उस तरह के पैटर्न विकसित है। लोथल स्थल को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया है। यूनेस्को को अस्थायी सूची में इसका आवेदन अभी भी लंबित है, यानी कि यह इसको यूनेस्को में यह एप्लीकेशन दिया गया कि इसको विश्व विरासत धरोहर यानी विश्व धरोहर स्थल के रूप में इसको क्या किया जाए, नामित किया जाए, वो भी पेंडिंग है। अब आप ध्यान देना कि जो हमारे इंडिया में जो इसके लिए किया जा रहा है उसके लिए आप ध्यान देना कि संस्कृति यानी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और पतन पोत परिवहन ईवा जल मार्ग मंत्रालय, ध्यान देना, यह कहा जाता है कि जो सी पोर्ट और शिपयार्ड जो है मिनिस्ट्री जो है यह गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री ये विरासत परिषद, ये ध्यान देना, नेशनल मेरीटाइम, ये ध्यान देना, हेरिटेज कॉम्प्लेक्स के विकास में सहयोग का एक समझौता किया। तो ये कौन कौन किया है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और ये पतन पोत और परिवहन और जल मार्ग के बीच में यह कंबाइंड एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है और इसी के आधार पर लोथल को ये नेशनल हेरिटेज, ध्यान देना, नेशनल मेराइन हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए इन दोनों में एक समझौता हुआ है जिसको MOU पर हस्ताक्षर किए। अब क्या है कि NMHC गुजरात के लोथल क्षेत्र में विकसित किया जाएगा। इसे एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में भी विकसित किया जाएगा जहां प्राचीन से आधुनिक काल तक की भारत की समुद्री विरासत जो है उसमें प्रदर्शित किया जाएगा। इसके साथ इस परिसर में मनोरंजन के साथ साथ शिक्षा प्रदान के दृष्टिकोण से भी विकसित किया जाएगा। तो ध्यान देना, एक मल्टी डायमेंशन में इसको क्या किया जाएगा, विकसित किया जाएगा, जो कि ध्यान से समझना, जो कि टूरिज्म को भी प्रमोट करे, जो कि हमारे इंटरटेनमेंट को भी प्रमोट करे, जो हमारे एजुकेशन को भी प्रमोट करे और आज प्राचीन से आधुनिक तक की अगर हम बात करें, ये इसमें सभी चीजें यहां सुसज्जित होगा। यह लगभग 400 एकड़ में विकसित होगा और यहां ध्यान देना, यहां नेशनल मेराइन हेरिटेज, यहां एक म्यूजियम भी बनेगा, उसके बाद लाइट हाउस म्यूजियम होगा, उसके बाद हेरिटेज थीम पार्क भी होगा, उसके बाद ये जो आप देख सकते हैं संग्रहालय थीम वाले होटल भी होंगे, समुद्री थीम पर इको रिसोर्ट भी होगा और एक मेराइन इंस्टीट्यूट भी होगा। तो ये 400 एकड़ में बेसिकली इतने तरीके के राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद का गठन किया जाएगा और यहां बनाया जाएगा। और यही नहीं, ये आप देख सकते हैं जिस तरीके से यह मेराइन हेरिटेज कॉम्प्लेक्स की जो बात करी गई है वो इसी पैटर्न पे क्या होगा कि डेवलप किया जाएगा। इसी के बात करेंगे कि इस परिषद में कई मंडप होंगे और मंडप भी शामिल होंगे जहां भारत के विभिन्न तटीय राज्य, ध्यान देना, जो कोस्टल स्टेट हैं और केंद्र शासित प्रदेशों की जो कलाकृतियां हैं, जो वहां का कल्चरल एक्टिविटीज में जो कहा जाता है हैंडीक्राफ्ट है और समुद्री विरासत को प्रदर्शित किया जाएगा।
इस परिसर में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसे गुजरात के लोथल शहर में स्थापित किया जा रहा है, जो कि प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख शहरों में से एक शहर था। ठीक है, और आज भी है। और इससे जो होगा, इससे आप देखेंगे कि 400 एकड़ में बनाया जाएगा। तो आप ध्यान देना कि पहले इस विरासत को आप देखेंगे तभी आप समझ पाएंगे। तो यह एक नेशनल मेराइन हेरिटेज कॉम्प्लेक्स जो बनाने का कंसेप्ट है, नो डाउट आने वाले दिनों में टूरिज्म को प्रमोट करेगा और ये मल्टी डायमेंशनल अप्रोचेज और डायमेंशन और डेवलपमेंट के आधार पर यह तैयार किया जाएगा। इसी के साथ मैं आपसे कहूंगा कि आप स्वस्थ रहें, स्वच्छ और सुरक्षित रहें और अच्छे से पढ़ाई करें और आने वाले दिनों में कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फाइट करें। अलविदा, थैंक यू वेरी मच।